जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है फ्यूचर फोकस क्लासेस में। तो आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया होगा और पिछले वीडियो को आपने देख लिया होगा। तो आशा करते हैं आप बहुत मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी में लग गए होंगे। तो पिछले क्लास में हमने बात की था, आज उससे शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है हाथ जोड़कर कि अपने दोस्तों के पास, साथियों के पास शेयर कीजिए ताकि उसका भी एग्जाम बेहतर हो और अभी अपना पढ़ाई बेहतर कर सके। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बिहार के एक भी बच्चा चूके, क्योंकि इस बार फ्यूचर फोकस क्लासेस लाया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स। आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो कल हम लोग बात किए थे क्लास 10 के फिजिक्स के बारे में, और फिजिक्स में हम लोग देखे थे पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। आपको दिखाई दे रहा होगा प्रकाश का परावर्तन, इसे आपको पढ़ा रहे थे शिबू सर, और यह है क्रैश कोर्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो विद्यार्थी अगर आज ही आए हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी एक अपील है कि पहले वीडियो को आप देख लीजिए ताकि ज़्यादा बेटर होगा। आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ाई किए थे। तो हम लोगों ने पढ़ाई किया था फिजिक्स। फिजिक्स होता क्या है? तो फिजिक्स फिर शब्द से बना है जिसका अर्थ प्रकृति होता है, यानी फिजिक्स में हम लोग प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखे थे लाइट। तो आपको पता होगा कि लाइट एक ऐसा माध्यम है जिसके बदौलत हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और लाइट के बारे में इतना सारी बातें आपको बताई गई थी। तो आज समय वेस्ट नहीं किया जाएगा, सीधे टॉपिक पर चला जाएगा। उसके बाद हम बात किए थे सोर्स। दो सोर्स होता है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। प्रदीप, अदीप, यह आया था एग्जाम में, बहुत बार आता है ऑब्जेक्टिव में, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। उसके बाद बात किए थे किरण, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को किरण, और ढेर सारा किरण आएगा तो किरण पुंज कहलाएगा। ठीक है, किरण पुंज 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव में आता है। और प्रकाश का परिवर्तन देखे थे कि प्रकाश का जाना, किसी वस्तु से टकराना और टकरा कर वापस लौट आना प्रकाश का परिवर्तन होता है। यानी किसी बिंदु स्रोत से जाते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जब उसी दिशा में वापस लौट आएगी तो उसे हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और परिवर्तन के 2 नियम होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होते हैं। अब आने वालों को आपतित, जाने वालों को परावर्तित, और जिस बिंदु पर होगा लंब उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अगर लंब डालेंगे तो उसे बोलेंगे अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को बोलेंगे परावर्तन कोण। उसके बाद देखे थे प्रतिबिंब कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए मालूम पड़ती है उसे कहेंगे प्रतिबिंब। अगर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई मालूम पड़ती है तो वह होगी काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, या दर्पण के सामने बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। यह दर्पण के पीछे बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा और इसमें भी लिख लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब सामने बनता है, जबकि यह प्रतिबिंब जो होता है, यह प्रतिबिंब पीछे बनता है, यह प्रतिबिंब पीछे बनता है। और आपको, और हम लोग का टॉपिक शायद यही लास्ट था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कि दर्पण। दर्पण किसे कहेंगे, आइए हम समझते हैं दर्पण किसे कहेंगे। अब देखिए दर्पण क्या है, तो बोलिएगा वैसा वस्तु जिसका एक सतह पेंट किया गया हो, पेंट हो, और दूसरा सतह चिकना हो या समतल हो। आप जिस आईना में अपना चेहरा देखते हैं उसे हम लोग समतल दर्पण भी कहते हैं। कभी कभी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं चेहरा देखने में, लेकिन जनरली जो हमारे घर आईना लगा होता है वह समतल दर्पण होता है। तो आप देखिएगा जो दर्पण होता है ना, सपोर्टेड, इसके पीछे कोलाई किया रहता है, और हम लोग चेहरा यहाँ देखते हैं और इसके पीछे पेंट किया रहता है। जनरली कोई भी दर्पण होता है
उसके एक लेयर में पेंट रहता है और दूसरा लेयर में चिकना होता है, प्लेन होता है। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं कि आप समझे होंगे। तो दर्पण क्या होता है तो बोलिएगा, जिसका एक सतह पेंट किया हो और दूसरा सतह समतल हो। ठीक है, अब दर्पण होता है 3 प्रकार के, एगो समतल, गोलीय, एगो परवलयीय। जिसका एक सतह समतल हो, जिसका एक सतह समतल हो और दूसरा पेंट किया हो, उसे बोलेंगे समतल। और इसका उपयोग हम आईना के रूप में करते हैं, हम लोग मिरर बोलते हैं ना, यही है समतल दर्पण। एक होता है गोलीय, जो दर्पण या वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो, जो किसी खोखले गोले का भाग हो। एक बार ऑब्जेक्टिव में आ गया था कि गोलीय दर्पण किसका भाग होता है, तो खोखले गोले का भाग होता है, और यह दर्पण पूर्ण रूप से गोल होता है। यह परवलयीय दर्पण है, वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से गोल ना हो, पूर्ण रूप से गोल ना हो, उसे बोलेंगे परवलयीय दर्पण। जैसे ऐसे हो गया, पूर्ण रूप से बोल रहे हैं, परवलयीय हो गया। ठीक है, इसका एक सतह से पेंट रहता है, एक सतह से ठीक रहता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। अच्छा, जिससे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं ना आईना में, उसके बारे में विशेषता बताना। विशेषता मतलब उसका क्वालिटी होता है। विशेषता में क्या होता है, कहिएगा सर विशेषता में क्वालिटी होता है। तिरछे आ गया, कोई बात नहीं, सलट लेंगे। विशेषता में क्या होता है तो उसका क्वालिटी होता है। आइए क्वालिटी के बारे में जानते हैं, क्वालिटी क्या क्या होता है। चलिए 1 नंबर देखते हैं हम लोग, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो बोलिएगा समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। दूसरा बात बोलिएगा, यह सब्जेक्टिव के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा बात बोलिएगा, जैसे काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया तो उसे हम लोग पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं सर। तीसरा बात बोल सकते हैं सर यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, इसका मतलब है काल्पनिक कटान से बनेगा, काल्पनिक कटान से बनता है। चौथा बात बोल सकते हैं इसके बारे में कि दर्पण के आगे जितना दूरी पर वस्तु हो दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ये क्या बोल दिया, ये बात थोड़ा सा समझते हैं और आप लोग वीडियो देखने के तुरंत बाद प्रैक्टिकल कीजिएगा। प्रतिबिंब बनता है, ये बोल रहा है कि जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ दर्पण लगा हुआ, एक साइड पेंट किया रहेगा, कोई व्यक्ति है ए नाम का, जो दर्पण से 10 मीटर दूर है, मतलब दर्पण वहां लगा है उससे 10 मीटर पीछे है। जब इस अपना आईना में चेहरा देखेगा ना, इसको फील होगा कि 10 मीटर पीछे इसका प्रतिबिंब बन रहा होगा, 10 मीटर पीछे इसका प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो एक बार ऑब्जेक्टिव में आ गया था कि 20 सेंटीमीटर दर्पण के आगे किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, यानी 20 सेंटीमीटर दर्पण के आगे खड़ा है, उसका प्रतिबिंब भी कहिएगा दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर का फील होगा। आपको वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद आप आईना लीजिएगा, उसे फील कीजिएगा, जितना दूरी पर आप होंगे लगेगा इस मारी इतना दूरी पर हम हैं, लगेगा मेरा प्रतिबिंब इतना पीछे बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट में लिख सकते हैं कि दर्पण के आगे या दर्पण के सामने कोई वस्तु या व्यक्ति भी चाल से आता है
तब दर्पण के पीछे टू भी चाल से भागता हुआ दिखता है। ये क्या बोल दिया? ये बोल दिया कि मान लीजिए दर्पण लगा है आईना, अगर कोई व्यक्ति दौड़ के जा रहा है जिस स्पीड से, वो लगेगा दर्पण में जब देखिएगा आईना में दौड़ते हुए तो लगेगा दुगुना चाल से भाग रहा है। भी लिए हैं, अब जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है टू भी चाल से दिखाई दे रहा है, यानी दुगुना बन रहा है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ खड़ा है और दर्पण से 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, एक सेकंड में 10 मीटर भागता है, तो लगेगा कि दर्पण के पीछे 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। याद रहेगा, दूरी बराबर चाल दुगुना, और काल्पनिक होगा। और काल्पनिक चीज कैसा होगा? तो आपको कहेगा सर प्रतिबिंब सीधा बनाता है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए थे वास्तविक और काल्पनिक में अंतर। प्रतिबिंब कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। आप अपना देखिएगा ना, उसमें चेहरा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। उसमें अपना पैर दिखेगा तो पैर दिखेगा, और हेड देखिएगा तो हेड दिखेगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, समतल दर्पण पार्श्विक विस्थापन करता है। पार्श्विक विस्थापन, इस बात को आप थोड़ी सी समझ जाइएगा कि पार्श्विक विस्थापन होता क्या है। तो पार्श्विक विस्थापन का मतलब देखिए, हम लोग का प्रतिबिंब सीधा बनता है। जैसे अगर मान लीजिए हम खड़ा है, मुड़ी ऊपर पैर नीचे, तो आईना में देखेंगे ना तो लिखेगा हमको कि मुड़ी ऊपर और पैर नीचे। लेकिन पार्श्विक विस्थापन का मतलब है कि आप आर अगर ऐसे लेके जाइएगा ना तो आईना में लगेगा ऐसे। आप कभी लेफ्ट हाथ से कंघी करके देखिएगा ना, आपको मालूम चलेगा कैसे होता है, हो ही नहीं पाएगा। कभी आप राइट हैंड से आईना के सामने खाते हुए देखिएगा ना, आपको लगेगा कि लेफ्ट हाथ से खा रहा है। वो है पार्श्विक विस्थापन, चीजों को कर्व कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो क्यों नहीं आया? प्रयास कीजिए आप। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। आप वीडियो चलाकर और गुदरा में घुस के सुतल है तो इससे होगा नहीं। देखिए आपके साथी हजारों संख्या में पढ़ रहे हैं, अपना रिजल्ट ले रहे हैं, आप गुदरा में घुसल है और कमेंट में करते हैं सर मजा नहीं आ रहा है। मजा आएगा, आप पढ़िए तो सही। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए समतल दर्पण के बारे में हम लोग जान गए, इसे कहते हैं और उसका विशेषता क्या है। और परवलयी दर्पण में हम लोग पढ़ना नहीं, क्यों? वो पूर्ण रूप से गोल नहीं है। अब इम्पोर्टेंट आता है गोलीय दर्पण। यहाँ हम लोग क्या देखे थे कि समतल देख लिए, परवलयी हम लोग को देखना नहीं है, अब देखना है गोलीय। गोलीय बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आइए गोलीय दर्पण समझते हैं। आप बोलिएगा यह दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। किसी खोखले गोले का भाग होता है। यह दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। याद रहेगा आपको। अब आता है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितना प्रकार के? तो आप बोलेंगे सर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितना प्रकार के? तो आप कहेंगे सर दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। कौन कौन होते हैं? तो एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। दुनिया का और कहीं पढ़िएगा ना किसी भी टीचर से, तो हो सकता है याद हो या ना हो, लेकिन हमसे आप साइंस पढ़ रहे हैं ना, आपके दिल दिमाग में घुसा देगा। अगर आप ऑफलाइन अगर मौका मिल जाए, आपको नहीं मिले तो आपके भाई को, आपके सिस्टर को अगर मौका मिल जाए तो आप देखिएगा ऑफलाइन में विद्यार्थियों को सीधे दिल और दिमाग दोनों में घुसा देते हैं। और ऑफलाइन में प्रयास कर रहे हैं दिल और दिमाग दोनों में घुसा। क्यों? आपको एक्टिव रहना होगा। जब आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हैं ना, तो मेरा जिम्मेदारी होता है कैसे घुसाए आपके अंदर। ठीक है, चलिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण समझते हैं। आइए समझते हैं। उससे बोलिएगा उत्तल, उससे बोलना है उठल। उससे उत्तल, उससे उठा हुआ। अच्छा, उससे उत्तल, उससे उठा हुआ, जिसका परावर्तक सतह, जिसका
वर्तक सतह उठा हुआ हो, उठा हुआ हो, उसे हम लोग परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या बोल दिए हम कि सर उससे उत्तल, उससे उठा हुआ, यानी जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। बात समझे या ना समझे? और आशा करते हैं आप बेहतरीन समझे होंगे। आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन ना होगा। दो चीज भी है, एगो उत्तल एगो अवतल। उत्तल अगर कन्फर्म हो गया तो अवतल ठीक नहीं होगा, हो ही जाएगा। कैसे? उससे उत्तल, उससे उठा हुआ, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उत्तल और धंसा हुआ हो अवतल। अब आपका लेते हैं टेस्ट। आप बताइएगा हमें कि कौन उत्तल है कौन अवतल है। चलिए दो दर्पण आपको बना के दिखाते हैं। चलिए आप बताइए कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है। आप बताइए कि कौन सा उत्तल है और कौन सा उठल है। एक दो और बना है फिगर, आप बताइएगा। बोलिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए आप कि जो फिगर दिखाई दे रहा है कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है, बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में आ रहा है सर ए, जैसे मानिए हम लिख दिए इसका नाम ए और इसका नाम बी। कमेंट बॉक्स में आ रहा है सर ए को बोलेंगे क्या बोला है? उससे उत्तल, उससे उठा हुआ। परावर्तक सतह मतलब समझ लीजिए कहीं गूगल में, परावर्तक सतह मतलब कहीं समझ लीजिए। परावर्तक सतह मतलब होता है, परावर्तक सतह मतलब होता है जिस पर प्रकाश पड़े, जिस पर प्रकाश पड़ता है, जिस पर प्रकाश पड़ता है वह होता है परावर्तक सतह। अब बताइए कौन सा उठल है कौन सा धंसल है। आपको एक सर प्रकाश इसी पर ना पड़ेगा, बोलिए ना, इधर भागेगा तो ये क्या हुआ? सर उठा हुआ है, सर इसी पर प्रकाश पड़ेगा तो ये धंसा हुआ है। तो ए हो गया आपका उठा है तो उत्तल, अभी आपका धंसा है तो अवतल। बात समझ गए? आशा करते हैं जबरदस्त आपको समझ में आया। उससे उत्तल, उससे उठा हुआ, धंसा हुआ एगो होगा तो अवतल, उठल होगा तो उत्तल। यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा, परावर्तक सतह मतलब प्रकाश पड़ेगा, तो प्रकाश पड़ेगा तो क्या उठल है धंसल अंदर की ओर। चलिए फिगर यहाँ भी बना दे। आप जिस तरह एक और फिगर बना लीजिए, मजा आ रहा है सब। चलिए अवतल का फिगर बना लेते हैं। तो अवतल का फिगर होगा ऐसे, ठीक है? ऐसे वो रेखा चल जाएगी। क्या रेखा बाद में बात करेंगे। और उत्तल का एक फिगर बना दे तो ये उत्तल का ऐसे बनेगा, ऐसे अंदर जाएगा, ये ऐसे हो, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए एगो बात करते हैं, अभी एगो फिगर बनाते हैं। पहले एगो जब फिगर बनाएंगे ज्यादा क्लियरिटी आएगा, ठीक है? चलिए आशा कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। और कोई भी परेशानी होगा, कोई भी दिक्कत होगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सर्कल हम लोग को नहीं चाहिए ना, हम लोग को सर्कल क्या हो, हम लोग को सर्कल नहीं चाहिए। चलिए इतना ही से हम लोग अपने से बनाते हैं। बढ़िया फिगर बन जाता है। चलिए हाथ से बनाया जाए। हम लोग बात करने वाले हैं अभी, हम लोग बात करने वाले हैं अभी किसके बारे में?
तो आप बोलिएगा सर अभी बात करेंगे हम लोग अवतल के बारे में, क्योंकि हम लोग को अभी पढ़ना है अवतल। इसलिए अवतल पढ़ना है क्योंकि यहाँ उत्तल जो है ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा और अवतल वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, चलिए अब दर्पण है तो कलाई किया रहेगा यानी पेंट किया रहेगा। अब यहाँ आपको कुछ कुछ नाम पर फोकस करना होगा, कुछ कुछ नाम जो है हम लिख रहे हैं, आप देखिएगा जरा। जैसे मान लीजिए यहाँ है, यहाँ होता है पी, इस ज्वाइंट पर होता है पी, पी को बोलते हैं ध्रुव, और यहाँ होता है फोकस, उसको बोलते हैं एक, और यहाँ होता है सेंटर, इसको बोलते हैं सी। बोलिए बात समझे या ना समझे? ये कौन सा दर्पण होगा? तो आप सर यह उठल है ना, उठा है तो यह उत्तल है। ठीक है, एक अवतल बनाते हैं आपके लिए। एक अवतल कैसा होगा? तो सर ऐसा होगा, और बाहर से पेंट किया रहेगा ना, क्यों? परावर्तक सतह कैसा होगा? तो आप कहिएगा सर परावर्तक सतह धसल होगा, अंदर होगा। चलिए, और यहाँ भी नामकरण कर लेते हैं। तो यहाँ होता है पी, ज्वाइंट पर पी, यहाँ ए, और यहाँ होता है सी। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक को बना दिए उत्तल, एक को बना दिए अवतल, एक को बना दिए उत्तल, एक को बना दिए अवतल। अवतल उत्तल में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उठल होगा तो उत्तल और धसल होगा। देखिए प्रकाश पड़ेगा यही पड़ेगा, वो अंदर धसल है, ये प्रकाश पड़ेगा ये परवन अंदर से वो एंग है, प्रकाश पिछवाड़ा पड़ रहा है, एंग है, अंदर धसल होगा तो क्या होगा? अवतल, अवतल होगा तो उत्तल। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं कि ध्रुव किसे कहते हैं। ये ध्रुव है ना, दोनों में ध्रुव किसे कहेंगे? चलिए देखते हैं, कहिएगा। देखिए ये दर्पण है ना, ये आपका कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? आप बोलिएगा सर ये मेरा अवतल है, ये मेरा उत्तल है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। एक यह याद रखिएगा कि ध्रुव से ही यहीं से, ध्रुव से ही यहीं से सभी दूरियां मापी जाती है, सभी दूरी मापी जाती है, ध्रुव से ही सभी दूरी मापी जाती है। आगे चलकर आएगा फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी। तो सभी दूरी को मापेंगे कहां से? तो ध्रुव से मापेंगे। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। अब आता है फोकस। कहिएगा किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे हम लोग फोकस बोलते हैं, उसे हम लोग फोकस बोलते हैं। इसको इरेज कर दें, इरेज कर दें तो आपको समझाते हैं। चलिए, समझाने के लिए जगह मिल गया हमको, हम चाह रहे हैं कि ऊपर समझा दें। मान लीजिए कि मेरा अवतल हो गया, चलिए पेंट हो गया, और ये रेखा हो गई, इसको बोलते हैं अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ आपका एफ है और यहाँ आपका सी है और यहाँ आपका पी है। ये कह रहा है किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिसे मान लीजिए प्रकाश ऐसा गई, ऐसा टकरा के वापस आ गई, यहाँ से प्रकाश कहीं गई और वापस आ गई, या आपको मालूम चल रहा है सर यहाँ मिल रही है। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, इसी को नाम देंगे फोकस। तो बात समझ में आया? जिस बिंदु, किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, इसे हम लोग फोकस कहते हैं। अब आ गया सर नेक्स्ट वक्रता केंद्र। तो बोलिएगा गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, क्योंकि गोलीय दर्पण पूर्ण रूप से गोल होता है, इससे होता है, और इसी से दो को भाग हम लोग किए तो एक बन गया, ये उत्तल हो गया, ये हो गया अंदर की ओर, ये अवतल हो गया। इसका क्या नाम देंगे? सर उठल है तो उत्तल, सर धसल है ये होगा अवतल, होगा ना? कहेगा जी सर होगा। तो ये जो मिड पॉइंट है ना, यहाँ मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है ध्रुव नहीं, सॉरी वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु हुआ ना,
ये दर्पण का मध्य बिंदु गया या गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु लिख सकते हैं। सबसे अच्छा मध्य बिंदु से केंद्र बिंदु, गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को, गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। अब आता है फोकस दूरी। आपको एक सर फोकस के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या बोलिएगा? ध्रुव तथा फोकस, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। और ध्रुव तथा केंद्र के बीच की दूरी को, केंद्र या वक्रता केंद्र बात एक ही होता है, केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बोलिए बात समझे या ना समझे? ये 5 गो पॉइंट आप याद रखिएगा। अभी भी बोले थे आपको कि सारा दूरी ध्रुव से मापेंगे, इसीलिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है? देखिए इसके बीच जो होता है ना, ये होती है फोकस दूरी छोटा एक, और ये जो पूरा है ना यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं बड़का आर, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, इसको बोलेंगे छोटा एक को फोकस दूरी। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। आशा करते हैं ये जो टॉपिक था बेहतरीन टॉपिक था और आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, यानी अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी सपोज मान लेते हैं कि अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ कंडीशन बनेगा। आइए एक बार आपको दिखाते हैं। यह ना आपका अवतल है, भैया जी सर धौसाला अंदर से अवतल है। तो मान लीजिए अगर ये F है, ये C है और ये P है, तो हो सकता है वस्तु तो P पर नहीं रहेगा, P पर रहेगा तो फैलेगा कहाँ से भाई साहब? तो आप कहेंगे सर हो सकता है यहाँ इसके बीच में हो जाए, ये वो कंडीशन बीच में नहीं, बीच मतलब कहीं भी हो जाए, P और F के बीच कहीं भी एक हो जाए, एक कंडीशन। एक हो जाए सर F पर हो जाए, एक हो जाए सर C और F के बीच हो जाए, एक होगा सर C पर हो जाए, एक होगा सर C और अनंत के बीच हो जाए क्योंकि ये इंफिनिटी है, एक वो इंफिनिटी पर हो जाए। ऐसा 6 वो कंडीशन है जिससे हमें मालूम चलता है कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इस 6 कंडीशन में भाई साहब ऑब्जेक्टिव तो दूसरा है, हम आपके लिए ग्राफ लेकर आए हैं। दुनिया में ऐसे कोई भी टीचर नहीं है जो आपको अभी पढ़ाया और अभी याद करा दे, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे और 1 मिनट के अंदर पूरे 6 सेशन जो 6 जो प्रतिबिंब वस्तु और उसका प्रकृति याद ना कराए तो आप कल से वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा 1 मिनट के अंदर। अभी आइए आराम से पहले सीखते हैं अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। तो बोलिएगा अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, अच्छा पहले होगा हमारा फिगर, पहले बनाएंगे फिगर। बोलिएगा सर अवतल दर्पण तो यही होता है, क्योंकि हमको पता हो गया, आपने जो सिखाया और हमने सीख गया, आपने जो सिखाया हमने सीख लिया। अवतल दर्पण यही होता है सर। अच्छा इसको बोलते हैं सर प्रधान या ध्रुव, इसको क्या बोलेंगे? प्रधान या ध्रुव बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रधान या ध्रुव। अच्छा चलिए अच्छा है, समझ गए। तो सर आपने सिखाया था कि पीछे रहेगा पेंट तबे होगा दर्पण, नहीं तो हो जाएगा लेंस। सर आप बोले थे P है, यहाँ बोले थे सर F है, और इतना ही दूरी पर समान दूरी पर होता है C। आप जब बनाइएगा तो स्केल का उपयोग कीजिएगा, ठीक है? अच्छा बनेगा और सीधा बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखते हैं। सपोज वस्तु यहाँ रख दिए तो वस्तु समानांतर गया, वस्तु यहाँ था तो इस प्रकाश टकरा कर ऐसे गया। एक चीज याद रखिएगा कि अगर प्रधान अक्ष जो रेखा है ना, ये जो प्रधान अक्ष है मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर अगर कोई किरण जाती है ना, इस मान लीजिए सपोज इसे गई तो ये फोकस से लौट कर आएगी, ठीक है? तो समानांतर जो भी किरण गई तो टकराने के बाद कहाँ से लौटेगी? तो आप कहिएगा सर फोकस से लौटेगी। कहाँ से लौटेगी? तो कहिएगा सर फोकस से लौटेगी। फोकस से हम लौटा दिए, चलिए दिखा दिए और फोकस से लौट गए, ठीक है? कहिएगा ठीक है सर। अब जो अगर वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण आती है ना तो वक्रता केंद्र पर लौट जाती है। वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण जाती है तो वक्रता केंद्र पर लौट आती है। सपोज दैट हम मान लीजिए ऐसा 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 लेके गए, ठीक है?
आप देख रहे हैं सर, अगर इसको हम आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं तो ऐसा फैलता जाएगा, इसको आगे बढ़ाएं फैलता जाएगा। ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है जहां कोई मिले, तो हम क्या करते हैं, बैक गियर लगाते हैं। हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे लेके गए तो देखें कि सर मिल गया, और जहां मिला वही बनता है प्रतिबिंब। आपको कल ही बताए थे कि प्रतिबिंब होता क्या है, कल ही बताए थे प्रतिबिंब होता क्या है। अगर मिलती है तो वास्तविक, अगर मिलती हुई मालूम पड़ती है, यानी जबरदस्ती मिलवाएंगे तो वो होगा काल्पनिक होगा। तो हम लोग जबरदस्ती मिलवाए हैं, फील हो रहा है कि मिल रही है। चलिए आप बोलेंगे सर मान लीजिए ए और बी वस्तु था, तो ए डैश और बी डैश आपका प्रतिबिंब हो गया। अब इसके बारे में बताना है आपको, आप तो भाषा में लिखिएगा, 2 नंबर पक्का कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तो दूसरा। आइए जब कहिएगा अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। कैसा बनेगा, कहिएगा सर काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक चीज कैसा होता है, तो काल्पनिक चीज सीधा होता है। क्यों सीधा बोले हम, कि वस्तु ऊपरवा है तो प्रतिबिंब ऊपर में ना है, सीधा है। और क्या है, तो कहिएगा सर वस्तु से भी बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। बोलिएगा जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। पहला कंडीशन आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा बनाने में। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, सही है, कहिएगा जी सर पीछे से पेंट कर दीजिए, ठीक। चलिए ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, कहिएगा जी सर ये प्रधान अक्ष हो गया। अब हम यहाँ देते हैं ए और यहाँ देते हैं सी और यहाँ देते हैं पी। और चलिए सपोर्टेड वस्तु अब कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर वस्तु आप फोकस पर रखे हैं। आपने सिखा दिया है कि समानांतर जाएगी तो एक से लौटेगी, ठीक है, सिखा दिया है सर। और मान लीजिए यहाँ से वो किरण लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा आप स्केल से बनाइएगा, सीधा दिखाई देगा। हम थोड़ा सा स्केल से नहीं बना, थोड़ा सा हो सकता है टेढ़वाड़ दिखाई दे। आपको फील हो रहा होगा सर ये एक दूसरे के समानांतर भाग रही है। अगर बैको गियर लेके जा रहे हैं ना, ये कोई मिलने का प्रयास नहीं करेगा, मिलने का प्रयास नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ समानांतर जा रही है, और कोई भी चीज समानांतर जाए तो कहीं खत्म नहीं होती है। ट्रेन के पटरी समानांतर जाती है, बीच की दूरी कहीं बराबर होती है, नहीं, आपको ये सब नहीं होती है। कितना घुमावदार ट्रेन का रास्ता हो, वो दूरियां बीच के बराबर है, उसी को बोलेगा समानांतर। तो ये समानांतर जा रही है ना, कहिएगा जी सर जा रही है। तो क्या आप देख रहे हैं कि कहीं मिलेगी, आपको ये सब नहीं मिलेगी, यानी हम लोग मान लेंगे अनंत पर मिलेगी। क्या मान लेंगे, अनंत पर मिलेगी। तो बोलिएगा जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, बोलिएगा सर वास्तविक होगा। वास्तविक मतलब होता है अपने से मिले, और काल्पनिक हम लोग मिलवाते हैं। और कैसा होगा, वास्तविक चीज कैसा होता है, उल्टा होता है। और वस्तु से कैसा होगा, कहिएगा सर बड़ा होता है। बड़ा नहीं कहिएगा, आप कहिएगा सर बहुत बड़ा। क्या कहिएगा सर बहुत बड़ा। क्यों इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जो हमारा वस्तु था ये था दिखाई दे रहा है, जो प्रतिबिंब अनंत पर बना है वो दिखाई दे रहा है, कहिएगा नहीं सर नहीं दिखाई, इसी का मतलब है बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तीसरा पढ़ते हैं कि जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच हो। आइए उसको भी देखते हैं हम लोग, फोकस और केंद्र के बीच कैसे होता है वस्तु, आइए देखते हैं। तो फोकस और केंद्र के बीच देखते हैं, तो आपको पता चल गया सर ये ऐसा बनाइएगा ना तो अवतले होगा, क्योंकि अब हम समझ गए हैं, आप अच्छा से समझाते हैं सर मौका मिलता ना तो हम आपके पास ऑफ नहीं आते। बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट आ रहा है, कोई बात नहीं, घर ही से रहकर पढ़ लीजिए। ये मान लीजिए एफ है और सपोर्ट ये मान लेते हैं सी है, ठीक है। और वस्तु है कहाँ, आप कहेंगे सर वस्तु और सी, यानी सी केंद्र मतलब होता है सी, फोकस मतलब होता है एफ, तो सी और एफ के बीच है। अच्छा यहाँ पे है, तो समानांतर जाएगी तो फोकस से आएगी। और आपको पता चल रहा है सर ये ऐसे जाएगी, सर ये ऐसे जाएगी ना, कहेगी सर तो आगे लेके जा रहे हैं हम मिला नहीं रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सर अपने से मैच कर गया, अपने से मिल गया।
अब मिल गया तो वही आपका प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ मिल गया वहीं प्रतिबिंब बनता है, जहाँ मिल गया वहीं। तो ए डैश आई होगा बी डैश, अब वस्तु है ए बी। जैसे प्रकाश ऐसे गया ऐसे लौट आया, ऐसे लौट आया, और प्रकाश इस पर जैसे जाता है वैसे ही लौट आता है, केंद्र से जैसे प्रकाश गया वैसे ही लौट आया। तो क्या इसको हम मिलवाए क्या? आपको नहीं सर अपने से मिल गया आगे बढ़कर। तो इसके बारे में बोलिएगा, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब आप देखकर बोलिए, क्या बोलिएगा सर? प्रतिबिंब जो है वास्तविक है। क्या है? कहिएगा सर वास्तविक है। और वास्तविक चीज कैसा होता है? कहिएगा सर उल्टा होता है। उल्टा का सेंस जानते हैं क्या है? वस्तु है ऊपर और प्रतिबिंब है नीचे, उल्टे ना है। और कैसा है? आप कहिएगा सर वस्तु से बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं बोलेंगे, क्यों? दिखाई दे रहा है ना इतना बड़ा है, वस्तु इतना था ये इतना था, बड़ा है, सिंपल बड़ा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका वस्तु कहाँ हो? आप कहिएगा सर वस्तु का केंद्र पर हो, तो आप कहिएगा सर यही ना आपका अवतल है। बोलिए ये अवतल हुआ सर, इस क्या हुआ? कहिएगा सर ये तो आपका प्रधान अक्ष है, यहाँ होता है एक, यहाँ होता है पी और यहाँ होता है सी। चलिए वस्तु कहाँ रखे? तो कहिए सर वस्तु रखना है आपको सी पर। तो सपोज मान लीजिए यहाँ से गया तो ये टकरा कर फोकस से गया। सपोज हम मान लेते हैं कि अगर फोकस से आएगा सब समानांतर होगा ना, तो हम देखें कि यहाँ पर जब मैच किया, हम देखें यहाँ पर मैच किया तो हम तो बना रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा सा तिरछा हो ही जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो ही जाएगा। ये ऐसे आएगी फोकस से, सॉरी ये फोकस से आएगी ऐसे, हम एक किरण भेज रहे हैं फोकस से, ये टकराएगी, ये जो टकराएगी, सॉरी ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं हम कि जो टकराई है किरण, तो देख रहे हैं कि यही ना मैच किया है। आप जब स्केल से बनाइएगा तो बराबर बने, क्योंकि हम लोग का डिस्टेंस आगे पीछे हो जा रहा है, ये बीच का दूरी बराबर होता है। तो हम देख रहे हैं सर हम बस पहले करंट भेजे, प्रकाश टकराई और लौट आई, एक प्रकाश ऐसे भेजे तो ये प्रकाश ऐसे लौट आए, और दोनों गोला यहीं पर टकरा गया, दोनों गोला मिल गया, और जहाँ मिलता है वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो हम देखें सर मेरा ये वस्तु था, यानी ए बी और प्रतिबिंब भी ए डैश बी डैश बन गया। अब क्या देख रहे हैं सर? जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब है वो कैसा है? वो कहेगा सर वास्तविक है। कैसा है? कहेगा सर वास्तविक है। अब और वास्तविक चीज कैसा होता है? उल्टा होता है। क्यों? वस्तु है ऊपर हुआ, प्रतिबिंब है नीचे हुआ। और आप क्या देख रहे हैं? प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आ गया, प्रतिबिंब का हो गया वस्तु के बराबर हो गया। चारों कंडीशन हम लोग समझ गए, और आते हैं पांचवा कंडीशन पर, वक्रता केंद्र अनंत पर रखना है आपको। ठीक है, कहेगा ठीक है। यहाँ से चलिए यहाँ देते हैं एक, और यहाँ देते हैं सी, और यहाँ देते हैं पी। और वस्तु कहाँ रखना है? तो आप सर वस्तु हमें रखना है सी और अनंत, ये अनंत मान लीजिए, तो यहाँ रखेंगे वस्तु, जाएगी समानांतर और फोकस से लौट के आ जाएगी। ठीक है, फोकस से लौट गई। और आपको पता है कि सर एक सेंटर से जाएगी तो सेंटर पर लौट आएगी। चलिए अब इसके बारे में डिनोट करते हैं। एक किरण ऐसे गई, ऐसे लौट आई, इस पर जो किरण जाती है उसी पर लौट आती है। तो हम देखें जहाँ कठिन किया वही बनता है प्रतिबिंब। तो हम देखें कि ए और बी वस्तु है, तो ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब हो गया। आप इसके बारे में बोलिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब, आप भाषा बना के लिखिएगा, हम शॉर्ट लिख दें। उसका प्रतिबिंब पहले होता है वास्तविक। वास्तविक मतलब अपने से कट जाए, और वास्तविक चीज कैसा होगा? उल्टा होगा। और क्या दिखाई दे रहा है सर? वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा हो गया। प्रतिबिंब क्या हो गया? भाई सर छोटा हो गया। याद रहेगा ना? याद रखिएगा। अब वस्तु ये कंडीशन पर आ गया लास्ट, कि वस्तु मान लीजिए कहाँ हो? कहिए सर अनंत पर हो, तो ये कहिएगा सर पी है,
ये एफ है और ये सी है, ठीक है। अब वस्तु अनंत पर रख रहे हैं, अनंत यह ना होता है। इसके बाद तो मान लेते हैं वस्तु है अनंत पर, तो समानांतर किरण आ रही है और समानांतर किरण कहाँ से जाती है, फोकस से। एक और किरण हम भेजे, बस समानांतर गई और वो भी फोकस से आ गई, तो दोनों किरण कहाँ मिल गई, कहिएगा सर जो दोनों किरण थी वह फोकस पर मिल गई। दोनों किरण कहाँ मिल गई, कहिएगा सर फोकस पर मिल गई। दोनों किरण कहाँ मिल गई, फोकस पर मिल गई। यानी इसके बारे में कहिएगा जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब यहीं पर ना मिल गया, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा और वास्तविक चीज उल्टा होता है। और इसके बारे में बताइए बड़ा छोटा, तो कहिएगा सर वस्तु अनंत पर था यानी बहुत बड़ा था, अब प्रतिबिंब फोकस पर बन गया यानी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हुआ सर बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। देखिए 6 जो कंडीशन है, 4 कंडीशन यहाँ और 2 कंडीशन यहाँ, ये था सब्जेक्टिव के लिए जो आपको हमने बनाया। और इस वीडियो को आप 2 बार देखिएगा, कम से कम 2 नहीं तो 1 वाला जरूर देखिएगा, इससे 2 नंबर पक्का हो गया, ठीक है। अब आते हैं आपको याद करवाते हैं, 1 मिनट के अंदर अगर पूरा याद ना करवाए तो कल के बाद वीडियो आप मत देखिएगा। आइए अभी लिख ले दीजिए, हमको पहले आराम से लिख ले दीजिए तब याद करवाएंगे। तो कहिएगा सर लिखने में लगा दिए 3 मिनट। आइए लिखते हैं। सपोज दैट मान लीजिए पहला कंडीशन है कि वस्तु कहाँ रहेगी, तो वस्तु रहेगी, शॉर्ट लिख रहे हैं P तथा F के बीच यानी दोनों और फोकस के बीच। दूसरा कंडीशन है सर फोकस पर रहेगी, फोकस पर रहेगी। तीसरा कंडीशन सर F तथा C के बीच रहेगी। चौथा कंडीशन सर C पर रहेगी। पांचवा कंडीशन है सर C तथा अनंत पर रहेगी, C तथा अनंत पर रहेगी। और छठा कंडीशन है सर वस्तु मान लीजिए अनंत पर रहेगी। अब चलिए आपको याद तो करवाते हैं, लिखवा ही देते हैं। आइए ना हमारा बिहार में, तो आइए ना अपना फ्यूचर क्लास में। आइए, जब वस्तु P और F के बीच हो तो ये वो अपवाद होता है, क्योंकि यह इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये अपवाद है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये अपवाद है, दर्पण के पीछे बनता है। तो इसका प्रकृति क्या है, कोई भी चीज अगर पिछवाड़ा जाएगा तो वो होता है काल्पनिक, वो क्या होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक। और बोलिएगा काल्पनिक चीज कैसा होता है, तो काल्पनिक चीज सीधा होता है और वस्तु से बोल दीजिएगा बड़ा, ठीक है। चलिए दूसरा कंडीशन, अगर वस्तु F पर गया तो चलिए नीचे लिखते हैं, अगर कहीं भी C आएगा तो आपको C लिखना है। आज के बाद कहीं भी C आएगा तो C लिखना है, और F आएगा तो अनंत लिखना है, और अनंत आएगा तो F लिखना है। ये जो तीनों कंडीशन आपको दिए, इसी से हम आपको 6 बॉक्स भरेंगे। 6 बॉक्स में एक अपवाद है, छोड़िए 5 गो, ये 3 गो से 3 गो नहीं 2 गो है। C रहेगा तो C, F रहेगा तो अनंत, अनंत रहेगा एक। फिर से C से C, F से अनंत, अनंत से F। आइए, वस्तु फोकस पर है F पर, फोकस मतलब F पर है तो प्रतिबिंब कहाँ, अनंत पर। आप बताइए कोई चीज अगर अनंत पर है, अनंत पर है तो पहले वो चीज तो वास्तविक होगा, कहिएगा जी सर। और आप ये बताइए हमें, वास्तविक तो होगा, वास्तविक चीज कैसा होगा, उल्टा होगा। अब बताइए वस्तु हमें दिखाई दे रही है, प्रतिबिंब जा रहा अनंत पर, इसका मतलब बड़ा कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। क्यों, वस्तु तो यही सामने दिखाई दे रही है, अब प्रतिबिंब अनंत पर है, बहुत बड़ा। क्या बोलिएगा, बोलिएगा बहुत बड़ा। इसमें भी लिख दे रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा। अच्छा, C और A के बीच बोले थे A पर रहेगा तो अनंत देना है, A पर रहेगा तो अनंत, और C रहेगा तो C के बीच। और अब देखिए, अब लिखेंगे पहले चीज की वास्तविक तो रहेगा, वास्तविक रहेगा, सब वास्तविक एक को छोड़कर, और वास्तविक चीज उल्टा। अब बताइए वस्तु छोटा या बड़ा, प्रतिबिंब छोटा या बड़ा, आपको ऐसा अनंत आ गया ना, अनंत पर रहेगा तो बड़ा लिखना है, और केवल अनंत आएगा तो बहुत बड़ा, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे बड़ा होता है। C आया तो बोलेगा सर C पर बोलेगा, और E होगा वास्तविक होगा, क्या होगा, बोलेगा सर वास्तविक होगा। ये क्या होगा, बोलेगा सर वास्तविक होगा, और वास्तविक चीज कैसा होगा, तो उल्टा होगा। और अब बताइए यहीं C
दोनों क्या होगा बराबर, तो आप बोलिएगा प्रतिबिंब में क्या बनेगा, बराबर बनेगा। पांचवा कंडीशन सी आएगा तो सी और चौथा है तो एंड, अनंत है तो एंड। आप हमें बताइए वस्तु है अनंत पर, अब प्रतिबिंब आपको बन रहा है इधर है, यानी वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, अब प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो छोटा हुआ कि बहुत छोटा, भाई ऐसा सिर्फ छोटा। वास्तविक चीज उल्टा होगा, ये क्या होगा छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि अनंत पर नहीं है, अनंत और सी के बीच है, और जब वस्तु अनंत पर गया तो अनंत का चीज क्या बोलेंगे सर, बोलेंगे एक पर, यानी फोकस पर, ठीक है, बोलेंगे एक पर। ये क्या होगा, तो ये होगा वास्तविक होगा, ये होगा वास्तविक, और वास्तविक चीज उल्टा होता है, और उल्टा हो गया। आप बताइए वस्तु है अनंत पर, मतलब नहीं दिखाई दे रहा है, अब प्रतिबिंब बन गया फोकस पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हुआ बहुत छोटा हुआ, बहुत छोटा हुआ। तीन कंडीशन दिए और अभी तो आपको लिखवा दिए, आइए आपसे सवाल करते हैं, आप दे दना आंसर दीजिएगा, हम इसको ढक लेते हैं। सी से सी, एफ से अनंत, अनंत से, जब वस्तु सी पर रहेगा, आइए लिखवाते हैं आपसे, जब वस्तु सी पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, और जब सी पर है तो आपको आंसर बराबरे बनेगा, बराबरे बनेगा, और वास्तविक होगा, वास्तविक चीज उल्टा होगा। अब आंसर वस्तु मान लीजिए सी और एफ के बीच, तो सी से बोलना है सी रहेगा, सी से सी और एफ से बोलना अनंत, और वस्तु क्या होगा, तो सर प्रतिबिंब अनंत पर चल गया, यानी बहुत बड़ा नहीं सिर्फ बड़ा होगा। अगर अकेले आया जैसे एक पर है तो कहीं सर अनंत पर, अब होगा बहुत बड़ा, क्यों, क्योंकि सिंगल आया है बहुत बड़ा। चलिए याद करवा दिए, हम आपसे वादा किए थे, वादा निभाए, वादा किए हो तो निभाना पड़ेगा, लेकिन आपने वादा किया था सर 10 लोग को शेयर करेंगे, और आपने शेयर ही नहीं किया। कुछ विद्यार्थी शेयर किए हैं और हजारों के विद्यार्थी एप्लीकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। इसी बात पर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों, तो इसका आंसर सुन लीजिए। अवतल दर्पण में देखिए कहिएगा सर ऐसे फिगर बनाए थे अभी जस्ट ऐसे ऐसे फिगर बनाए थे, यह ना आपका एफ है, यह ना आपका सी है, यह ना आपका पी है। जब समानांतर किरण आए थे फोकस से गया था, कहिएगा जी सर, समानांतर आया तो फोकस से गया था, तो कहिएगा अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद समानांतर किरण आती है, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, इसीलिए इसे हम लोग अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। पहले बताए थे अभी मतलब मिलना, अभी मतलब मिलना, अप माने हटना, अप माने हटना, अभी मिस मिलना, तो अभिसारी क्यों बोलेंगे, क्योंकि परिवर्तन के बाद वह मिल जाती है, परिवर्तन के बाद वह मिल जाती है, परिवर्तन के बाद वह मिल जाती है। चलिए अवतल दर्पण का उपयोग भाई साहब ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो हमसे पूछिएगा। चलिए इसका बोलिएगा आप सौर कुकर में, कहाँ सौर कुकर में उपयोग करते हैं। अच्छा दूसरा बोलिएगा हजामती में, हजामती समझते हैं सैलून में, हजामती में। तीसरा बोलिएगा सौर भट्टी में, तीसरा बोलिएगा सौर भट्टी में। चौथा बोलिएगा सर हेडलाइट में, सर गाड़ियों के हेडलाइट में, सर गाड़ियों के सर्च लाइट में। भाई साहब आपको बता दें अवतल दर्पण का उपयोग यहीं पर पहले लिख लेते हैं, इसका बोलिएगा साइड मिरर के रूप में, इसका बोलिएगा साइड मिरर के रूप में। और दूसरा है स्ट्रीट लाइट को समझते हैं, स्ट्रीट मतलब होता है गली, गलिया में देखिएगा अपना गलिया के मोड़वा पर एगो लगा होगा सोलर पैनल छोटा सा, कितना लोग उसका बैटरी खोल के लेकर भाग देता है गाँव में। आप ऐसा नहीं कीजिएगा, अगर कोई भागते हुए मिले तो कंप्लेन कीजिएगा, ठीक है। तो नीचे उसका बॉक्स लगा रहता है, कितना लोग बैटरी खोल के लेकर चल गए, कितना लोग सोलर खोल लेता है, नहीं कर सर ऐसा नहीं करना, आपको सरकारी चीजों का उपयोग करना, क्योंकि हम ही के लिए लगा है ना। चलिए अगर आपको पूछे अवतल दर्पण का कुछ भी कहे, साइड मिरर और लाइट, गली का लाइट छोड़कर
दुनिया का कुछ भी है अवतल 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 याद नहीं करेंगे, सिर्फ याद करेंगे साइड मिरर उत्तल, स्ट्रीट लाइट उत्तल, इसके अलावा कुछ भी है मारेंगे अवतल। सौर कुकर, हजामती, सौर भट्टी, हेडलाइट, सर्च लाइट, ये सब होगा अवतल। और एक चीज और, डॉक्टर क्या बोल रहा है, डॉक्टर आँख कान नाक गला का जांच करते हैं, इसी से याद रखिएगा। डॉक्टर लोग इसका उपयोग अवतल उत्तल बोलिएगा, अवतल कुछ भी आए अवतल, केवल साइड मिरर और स्ट्रीट लाइट छोड़कर। उत्तल दर्पण को अब सारे दर्पण क्यों कहते हैं, तो कहिएगा सर ये है उत्तल दर्पण, ठीक है। जब प्रकाश इधर से जाती है, यह है एफ, आई है सी, आई है पी। जब प्रकाश इधर से जाती है तब फोकस से, ये फोकस नहीं, सॉरी फिगर थोड़ा सा गलती बना दी, चलिए ये होता है आपका, ठीक है। अब जब यहाँ होता है इसका एफ, यहाँ होता है सी। जब प्रकाश को भेजते हैं, आप बताइए दर्पण पेंट किया रहेगा, प्रकाश जाएगा इधरे में भागेगा, पिछवाड़ा जाएगा, आप कहेगा नहीं सर इधरे भाग जाएगा, इधरे भाग जाएगा वो, तो अंदरवा से है पेंटवा, पेंट करेगा प्रकाश से जाएगा नहीं, तो प्रकाश इधरे भाग जाता है, ठीक है। इधर से गया इधरे भाग आता है, तो हम क्या करते हैं बैक गियर लगाते हैं, हम क्या करते हैं बैक गियर लगाते हैं। तो आपको क्या हो रही है, कहिएगा उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आते हुए प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस या केवल फोकस, मुख्य फोकस से जाती हुई मालूम पड़ती है, जाती हुई मालूम पड़ती है। याद रहेगा जी सर। मुख्य फोकस से जाती हुई प्रकाश की किरणें मालूम पड़ती है। यहाँ था कि फोकस से पर मिलेगी, अप मिस मिलना कि हटना, बोलिएगा सर अप मन हटना, अभी मिस मिलना, तो अप सारी है यानी हटेगा, आई अभी सारी। अब बताइए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं क्यों, एक लिखिए साइड मिरर का उपयोग करते हैं क्यों। इसका आंसर हम सुना देते हैं, लेकिन आप घर पर बैठ के इसका आंसर लिखिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं क्यों, तो आप बताइएगा। इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है। आइए एक अच्छा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, डेफिनेशन पहले सुनाते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी बड़े वस्तु का प्रतिबिंब छोटा कर देता है, ताकि पीछे से आने वाली वस्तु या गाड़ी आसानी से उस साइड मिरर में दिखाई दे, ताकि ड्राइवर सतर्क हो जाए कि वह गाड़ी उससे कितना दूरी पर है। मतलब उसका उपयोग क्यों करते हैं कि जो पीछे गाड़ी है वो हमें दिखाई दे। अब मान लीजिए कि उत्तल दर्पण अगर छोटा ना करे, तो बड़का ट्रक, मान लीजिए कि इतना बड़ा ट्रक हो, अगर इतना बड़ा कर दे तो हमें क्यों लगेगा कि ट्रक बहुत सटले है और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए आप एम्बुलेंस को देखिएगा, एम्बुलेंस ऐसे नहीं लिखता है, वो लिखता है ऐसे लिखता है, एम्बुलेंस लिखता है ना, ये जी सर ऐसा ही लिखता है। क्यों, जब उत्तल दर्पण में दिखे तो हमें सीधा दिखाई दे। तो आप बताइएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम साइड मिरर में करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा कर देता है, ताकि पीछे से आने वाली वस्तु हमें अच्छा से दिखाई दे सके और सावधानी बरत सके हम लोग, ठीक है। और अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना देता है। आप लोग कभी देखिएगा ना, किसी गाड़ी में अवतल दर्पण लगा रहता है, जो कभी देखिएगा तो अवतल दर्पण बड़ा करता है और उत्तल दर्पण छोटा करता है। अब आगे आता है उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, पीछे ही बता दिए थे कि जिसका परावर्तक सतह उठल हो, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है। अवतल और उत्तल में अंतर लिखना है तो लिखा जाएगा, सिंपल है, बहुत आसान है, लिख देते हैं। काहे कहिएगा सर इतना पढ़ा है, आइए जब आया लास्ट तो आप छोड़वा रहे हैं। हम तो आप पर निर्भर थे क्योंकि आप जबरदस्त साइंस पढ़ाते हैं, ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हैं। कभी मौका मिलेगा आपको या आपके घर के किसी भी सदस्य को ऑफलाइन पढ़िएगा साइंस, और उसके दिल दिमाग को ना घुसा दिए तो आप बोलिएगा। आइए अवतल का उपयोग और उत्तल का उपयोग करते हैं। तो आप उत्तल के बारे में बोलिएगा, यह हमेशा
काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह काल्पनिक तथा वास्तविक, काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। यानी हमेशा वास्तविक बनाता है, एक जगह काल्पनिक बनाता है, एक जगह काल्पनिक बनाता है, जो पहला ही कंडीशन था P और F के बीच रहे। ठीक है, बोलेगा ठीक है सर। अच्छा, इसमें वस्तु बड़ा होता है किसी कंडीशन में, रियल केस में जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा बन जाता है। कभी कभी बड़ा भी दिखता है, तो यहाँ पर मान लीजिए छोटा लिख देते हैं। कभी कभी बड़ा ही बन जाता है, जो एक बनाए थे आपको। और इसमें प्रतिबिंब छोटा होता है और इसमें प्रतिबिंब छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है। आप क्या बोलिएगा सर, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा होता है, अवतल में छोटा, बड़ा, बराबर तीनों होता है। यह काल्पनिक बनाता है, यह वास्तविक काल्पनिक दोनों बनाता है। यह प्रतिबिंब को छोटा करता है, यह बड़ा कर लेता है, तो हो गया। और इसके बारे में क्या बोलेंगे, तो और बोलेंगे इसका फोकस, और बोलेंगे फोकस दूरी, इसका बोलेंगे फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, सॉरी ऋणात्मक नहीं धनात्मक होता है। फोकस दूरी धनात्मक होता है। एक चीज आपको समझा देते हैं, ये मान लीजिए दर्पण होगा ना, तो दर्पण के ऊपर कोई चीज गया प्लस में, नीचे आया माइनस में, अगर इधर गया तो प्लस में और इधर आया तो माइनस में। तो हम लोग का उत्तल दर्पण है ना, उत्तल में फोकस दूरी उधर ना है, तो कहिएगा धनात्मक में। इसका फोकस दूरी शॉर्ट में लिख दें, छोटका एक क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी माइनस में। और वक्र त्रिज्या को बोलते हैं आर भी होगा इसका माइनस में, और इसका आर क्या होगा, इसका आर होगा सर प्लस में। क्यों, क्योंकि वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी राइट में होगा तो प्लस में, और लेफ्ट में होगा तो माइनस में। और इसके बारे में अंतर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा सर इसका उपयोग हम लोग ज्यामिति में करते हैं, ज्यामिति में करते हैं, और इसका उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं। 5 को लिखना ही होता है, और 5 को लिखवाइए दिए, और भी हो सकता है इसमें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फोकस दूरी तथा वक्र त्रिज्या में संबंध। अच्छा, वस्तु दूरी, तो बोलिएगा ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी, और वही चीज ध्रुव तथा प्रतिबिंब, ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच के दूरी को प्रतिबिंब दूरी, और आगे भी बोल सकते हैं ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, इसको भी लिख लीजिएगा। ये ना लिख लेते हैं, पीछे लिखे थे, लेकिन फिर जब पास आया, पास बुलाती है जाने के लिए, फोकस दूरी कहिएगा कि ध्रुव तथा फोकस के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे, कहिएगा सर फोकस दूरी बोलेंगे। ठीक है, अब पता है फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी को सूचित करते हैं छोटका f से, और इसको सूचित करते हैं r से। इसका मतलब इसका संबंध होता है, हाँ सर बहुत बेहतरीन फॉर्मूला होता है। बोलिएगा सर छोटका f है ना, बोलिएगा सर ये छोटका f है, छोटका f बराबर r/2 होता है, छोटका f बराबर r/2 या r बराबर 2f होता है। वही बात हुआ, गुना की चीज भाग में आ जाएगा। अब इस पर लगाते हैं क्वेश्चन, तब मजा आएगा। जैसे मान लीजिए फोकस दूरी है 20, जैसे मान लेते हैं फोकस दूरी है 20, तो बोलते हैं कि फोकस दूरी है 20, तो बताइए कि वक्र त्रिज्या क्या होगा। तो बोलिएगा सर इसका वक्र त्रिज्या दुगुना होता है, यानी फॉर्मूला आपने दिया था
इसको इरेज यहीं पर लिखते हैं। आर बराबर हुआ, तो आपने फॉर्मूला दिया था सर आर बराबर 2f, आर निकालना है 2 गुने f 20 यानी सीधे 40। आर निकालना है तो 2 से गुना कर लेंगे सिंपल, और f निकालना हो तो 2 से भाग। अगर सवाल मान लीजिए आ गया f बराबर निकालना हो और r बराबर आ गया 60 आ गया, तो क्या कीजिएगा, तो कहिएगा सर आपने सिखाया है कि एक निकालना हो, अच्छा एक और आर में छोटका कौन है, तब कहिएगा सर एक और आर में छोटका है एक, तो छोटका में छोटका एगो 2 से भाग देना है, 2 से गुना करना है, भाग दे देंगे तो छोटा होगा, गुना करेंगे तो बड़ा होगा। सिंपल बात समझे कि ना समझे, गुना करेंगे तो बड़ा, भाग करेंगे छोटा, एक है छोटा तो छोटा के साथ छोटा, बड़ा के साथ बड़ा, छोटा के साथ छोटा, बड़ा के साथ बड़ा। आप समझिए छोटा निकालना है तो क्या करेंगे, आधा कर लेंगे, तो 60/2 क्या हो जाएगा 30। यही सवाल आप बना गया कि सपोज दैट आर हो गया है 80 और f कितना होगा, तब बोलिए छोटा के समय छोटा, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप कहिएगा सर 2 से भाग देंगे तो 80/2 40 हो गया। सपोज दैट मान लेते हैं क्वेश्चन कह दिया कि f बराबर है 200, तो r कितना होगा, तो हम बोले बड़का के समय बड़का, यानी बड़का में गुना होगा, तो 2 गुने 200 कितना होगा, ये सब 400। आशा करते हैं इतना सवाल लेने पर आप बेहतरीन से समझ गए होंगे, और फॉर्मूला यहाँ रखिएगा f बराबर r/2, f बराबर r/2। अब आता है आवर्धन और दर्पण सूत्र, लास्ट टॉपिक आपको बचता है दर्दनाक। हो सकता है सेशन थोड़ा बड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, खत्म हो जाए ना, समय कम है, सिलेबस लेंदी है, और A to Z आपको पढ़ाएंगे। लोग तो पेड क्लास में बिल्कुल फ्री नहीं पढ़ाते हैं, पेड क्लास में पूरे कोर्स में ही पढ़ाएंगे, उड़ा देते हैं पूरे सवाल लेके आएंगे अब बनवा के चले जाएंगे। भाई साहब सवाल से नहीं कुछ होगा, जिस दिन आपको थ्योरी समझ में आ गया ना, सवाल का आप किताब लिख दीजिएगा लेकिन जिस दिन आपको केवल सवाल करवाए ना, याद रहेगा, कल भूल जाइएगा। हम चाह रहे हैं कम समय में आपको हूबहू एग्जाम में सवाल लड़वा दें, और आप 10th के बाद 10th के बच्चों को पढ़ा सकें, और आप टीचर हैं तो इस PDF नोट्स बना सके और दूसरे विद्यार्थियों को भला हो सके, क्योंकि हम चाहते हैं बिहार के, भारत के हर कोना के बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, यही है मेरा मकसद। आइए दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र होता है 1/1 बराबर 1/v + 1/u, याद रहेगा। तो बोलिए सर आपने छोटका के बारे में बताया है, यह फोकस दूरी, यह फोकस दूरी है सर, u के बारे में बता दिए ना, तो ये है वस्तु दूरी है, यह है वस्तु दूरी है, और v के बारे में यह है प्रतिबिंब दूरी, यह है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी यहीं पर लिख है। वस्तु दूरी को u से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को v से सूचित करते हैं, और फोकस दूरी को छोटा f से सूचित करते हैं। आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आ गया कि f बराबर मान लीजिए 10, तो f छोड़िए, आ गया कि क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मान लीजिए आ गया कि v बराबर 10 और u बराबर है 15, तो आपको f बराबर निकालना है। तो फॉर्मूला देखेंगे कि 1/f बराबर 1/v + 1/u। आप फॉर्मूला पर वैल्यू रखिए, 1/a बराबर आप कहेंगे सर 1/10 + 1/15। अब 1/f बराबर ये लेंगे एलसीएम, 10 15 का एलसीएम 30, तो 10 से 3 का 30 है और 15 दूना 30 है। आप बोलेंगे सर 1/f बराबर 5/30 कटेगा तो बचेगा 1/6, क्या आया 1/f बराबर 1/6, क्रॉस गुना करेंगे तो बचेगा सर 1 गुने 1 1 और 6 गुने 1, तो f बराबर क्या आया, कहिए सर f बराबर 6 आ गया। f बराबर क्या आया, तो कहिए सर f बराबर 6 आ गया। इसी तरह आपको कुछ सवाल दे दें, आप एक साथ दे दीजिए ना। मान लीजिए f बराबर आ गया आपको, सपोज मान लेते हैं कि क्या हो सकता है, मान लीजिए 10, और u बराबर मान लीजिए
15 दे दिए, तो आप बताइए भी बराबर कितना होगा। आपके लिए घर के लिए दे दिए। अब लास्ट टॉपिक आता है आवर्धन। आवर्धन कहिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को, तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है माइनस भी बटे यू। कहिएगा आवर्धन बराबर माइनस भी बटे यू। एक और फॉर्मूला होता है आवर्धन बराबर h2 बटे h1। h2 क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, अब h1 क्या है? वस्तु की दूरी। यहाँ v और u तो समझिएगा, v रहेगा प्रतिबिंब दूरी, u रहेगा वस्तु दूरी। अब आइए इस पर सवाल दे दिया कि m निकालिए जिसके लिए v बराबर 10 और u बराबर है 15। निकालिए m बराबर माइनस v बटे u और माइनस भी क्या है 10 बाई 15, 2 25 10 सॉरी 5 दूना 10 5 3 15। तो आवर्धन क्या आया? आवर्धन आ गया -2 बाई 3 आ गया। बोले ये बात समझ गए? यह आपका लास्ट टॉपिक था। अब देखिए आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप पहले शेयर कर दीजिए और ये जिम्मेदारी बनता है इसको आप पूरे कंटेंट को बैठ के लिखिए, क्योंकि समय भागा नहीं जा रहा। अगर समय भागता तो आपको हम इतना प्रैक्टिस नहीं करवाते, इतना अच्छा रिवीजन नहीं करवाते। और जो विद्यार्थी कहीं ऑफलाइन पढ़े थे उनके लिए तो राम बाण साबित हो रहा है और वो समझ रहे होंगे कि सर मजा आ गया। 2 क्लास में आपने पढ़ा होगा 10 से 15 क्लास में और कुछ चीज छोड़ ही दिया होंगे, कुछ नहीं समझ में आया होगा या आप भूलिए गए होंगे, लेकिन 2 क्लास में आपको फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश का परिवर्तन और बेसिक पूरे कंठस्थ करा दिए। और आशा करते हैं कि आप बहुत खुशहाल होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम के बारे में आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे। चलिए एक फॉर्मूला याद कराते हैं आपको कि देखिए आता है, एक आता है दर्पण सूत्र, एक आता है लेंस सूत्र। तो आप याद रखिएगा दर्पण में और लेंस में बड़ी कंफ्यूजन रहता है। दर्पण में बोलिएगा सर 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, और लेंस में आता है कि 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। एक आता है आवर्धन m बराबर माइनस v बटे u, और एक आता है m बराबर v बटे u। देखिए प्रॉब्लम क्या है समझे? कहिएगा सर इसमें से आपको एक याद रखना है, दर्पण सूत्र याद रखेंगे प्लस में और दूसरा जो आवर्धन है उसी का दर्पण माइनस में, और लेंस दर्पण आया प्लस में तो लेंस गया माइनस में, उसका आवर्धन प्लस में। प्लस माइनस सिंपल, प्लस माइनस माइनस प्लस, इधर प्लस उधर माइनस उधर प्लस, सिंपल। एक कंफर्म याद रखेंगे दर्पण वाला। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आज शुरुआत किए थे कहाँ से? आप पहले सर शुरुआत किए थे आप सब प्रथम तक कॉलेज था और आज शुरुआत की सर गोलीय दर्पण से। और आशा करते हैं आपको समझ में आया है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। आप खुशहाल होंगे और मस्त होंगे और फिजिक्स का चैप्टर 2 के लिए आप मेरा इंतजार करेंगे। आपको फिजिक्स चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ा देंगे, उसके बाद जाएंगे केमिस्ट्री में। दूसरा चीज कल कुछ सवाल भी लेकर आएंगे आपके लिए, और आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का सवाल लेकर आएंगे। प्रीवियस ईयर का सवाल, सब्जेक्टिव सवाल, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस भी करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले 1-2 पढ़ा लेने दीजिए। उसके बाद दूसरी बात 1-2 पढ़ाने के बाद आपको रिवीजन कर ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। कल लेके आएंगे इसका सब्जेक्टिव सवाल, आप देखिएगा कैसे धोखा करते हैं और इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि और विद्यार्थियों के लिए फायदा हो जाए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आशा करेंगे कि आप मस्त रहिए, खुशहाल रहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।